हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हो पाहुल इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल चैनल यस टीचर और मैं हूं आपका आइल्स टीचर जसविंदर सिंह। तो आज की हम अपनी क्लास में कवर करेंगे 10 बेस्ट सेंटेंस फॉर्मेशंस फॉर प्रोसेस डायग्राम। प्रोसेस डायग्राम टाइम ट्रांजिशंस और टाइम क्लॉजेस को डील करता है और उसी को लेके 10 सबसे अच्छे सेंटेंस की फॉर्मेशन सेंटेंसेस देखेंगे जिसके साथ आपको मिल सकते हैं हाई बैंड स्कोर। मैं आपको एक बात बता दूं कि चाहे आपको सभी टिप्स एंड ट्रिक्स पता है, चाहे आपको ग्राफ बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया है, चाहे आपको डाटा को ग्रुप करना भी बहुत अच्छी तरह से आता है, ऑर्गेनाइज करना भी अच्छी तरह से आता है, लेकिन अगर आपको अच्छे सेंटेंसेस नहीं पता, अगर आपको सेंटेंस फॉर्मेशंस के पैटर्न्स नहीं पता और उसको यूज नहीं करेंगे तो इन सब का कोई फायदा नहीं है। तो आप मजबूर कर देंगे किसको? अपने एग्जामिनर को अच्छे बैंड स्कोर देने के लिए अगर आप यूज करोगे ये 10 बेस्ट सेंटेंस फॉर्मेशन। तो आज हम इस क्लास में कवर करने जा रहे हैं, बहुत ही यूजफुल होने वाली है ये क्लास। तो स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस डायग्राम के लिए टाइम क्लॉजेस में कौन से 10 सबसे अच्छे सेंटेंसेस हैं? तो हम जो प्रोसेस डायग्राम कर रहे हैं उसका चार्ट आपके सामने है। पहले देख लेते हैं कि ये चार्ट कौन सा है। द प्रोसेस ऑफ प्योरिच रा टी एंड राइप टी। ठीक है, इस प्रोसेस डायग्राम में दो तरह की जो चाय है वो बन रही है, एक है प्योरिच राइप टी, एक है विंटेज प्योरिच रा टी। तो इन दो टाइप्स की जो टीज हैं, इनको जो आप देख पा रहे हो कि बहुत सारे स्टेजेस हैं जिसको होते हुए हमें हमारे पास ये जो है दो तरह की टीज जो है बन के हमारे सामने आती है। तो ये जो प्रोसेस डायग्राम हो गया जो हम पिछले लेक्चर से करते आ रहे हैं, ये वही प्रोसेस डायग्राम है। आज का जो हमारा लेसन प्लान है उसमें हम देखेंगे सबसे पहले 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम क्लॉजेस और इसके बाद डेफिनेटली हम टाइम ट्रांजिशंस भी देखेंगे, वो कुछ ऐसे वोकैबुलरी के वर्ड जो कि टाइम को लेके हैं और जिसके साथ आप अच्छे बैंड स्कोर ले सकते हो। सबसे पहले आपको टाइम का कंसेप्ट अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। सिंपल कि अगर आप देखो कि ये जो प्रोसेस डायग्राम है इसके अंदर कोई भी स्टेज है, मान लीजिए एक ये वाली स्टेज है लूज रा टी। अभी इस स्टेज को आपने लिखना है टाइम के हिसाब से, तो आप लिखोगे कि ये स्टेज किस स्टेज के बाद में आती है, जहां फिर आप लिखोगे कि ये स्टेज किस स्टेज के पहले आती है, और जहां फिर आप लिखोगे कि ये किस स्टेज के इक्विवेलेंट एक ही समय पे दोनों स्टेजेस का जो है वो होती हैं। तो आपको अगर बता दें तो ये जो टाइम की रियल 3 सिचुएशंस हैं, जहां तो पहली स्टेज दूसरी स्टेज के बाद में होगी, जहां फिर पहली स्टेज दूसरी स्टेज के पहले होगी, जहां फिर ये दोनों स्टेजेस एक ही समय पे हो रही होंगी। तो टाइम डेफिनेटली, अगर मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं, समय को पहले इस समय का जो कंसेप्ट है इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। देखिए, आप हो और एक आपका कोई अच्छा फ्रेंड है, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, इजंट इट? और मैं आपको बता सकता हूं, ठीक है, कि ये 3 ही एक सिचुएशंस हैं जिसको लेके मैं आप बता सकता हूं कि भाई वो आपसे बड़ा है या छोटा है। जहां तो वो आपसे बड़ा होगा, आपसे पहले पैदा हुआ है, तो जहां वो आपसे छोटा है आपके बाद में पैदा हुआ है, जहां फिर वो बिल्कुल आपके बराबर है, दोनों एक ही समय पे पैदा हुए हो। तो ये जो है 3 टाइम की सिचुएशंस हैं, 3 टाइम की जो रियल कंडीशंस हैं। तो या तो पहली स्टेज दूसरी स्टेज के बाद में है, या फिर वो स्टेज पहली स्टेज के पहले है, या फिर दोनों स्टेज एक ही समय के ऊपर है। तो ये तो होगी 3 रियल सिचुएशन, रियल कंडीशंस बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये 3 रियल कंडीशंस कैसे लिखी जाती हैं, तो वो सेंटेंस जो है क्लॉजेज में, टाइम की क्लॉजेज में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि उन्हीं को यूज करके हमें प्रोसेस चार्ट लिखना है। तो एक और जो है वो कंडीशनल सिचुएशन है, जब तक पहली सिचुएशन कंप्लीट नहीं होती तो दूसरी सिचुएशन, दूसरी स्टेज स्टार्ट नहीं होती। ऐसी भी कंडीशन होती है, जब तक कोई एक काम नहीं होता, एक स्टेज कंप्लीट नहीं होती, तब तक कोई दूसरी स्टेज स्टार्ट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं आपको यह बता दूं कि जब तक आपको आइल्स क्लियर नहीं करोगे तब तक आपको बाहर जाने के लिए वीजा नहीं मिलेगा, तब तक आप वीजा के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो चाहे आप आइल्स को 1 साल में, चाहे आप 3 महीने में, चाहे
4 साल में आप कंप्लीट करो, आपको वीजा के लिए एप्लीकेशन तो उसके बाद में ही लगेगी। सो वीजा एप्लीकेशन जो है वो डिपेंड करती है आपकी आइल्स के ऊपर। तो आइल की अगर जो स्टेज है जब ये कंप्लीट होगी उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेज होगी। तो ये जो है ये कंडीशनल है। तो 3 जो है वो रियल कंसेप्ट है और एक जो है वो कंडीशनल है। इसको माइंड में रखिए और फिर इसके बाद हम स्टार्ट कर सकते हैं हमारा लिखना कि आपको टाइम की क्लॉजेस समझाता हूं। सब पहली बात तो ये जो क्लॉज क्या मतलब क्या है, क्लॉज का मतलब है सेंटेंस और जो कि टाइम बेस्ड है, टाइम के ऊपर है। अगर मैं आपको बताऊं टाइम के ऊपर जो सेंटेंस होते हैं, ठीक है, मेनली जो कि प्रोसेस डायग्राम के अंदर जो यूज होने वाले हैं वो कौन से हैं। देखिए नंबर 1 आपको मैं बताता हूं। नंबर 1 मैं आपको आफ्टर के AFTER आफ्टर इसको लेके हम बनाएंगे टाइम की क्लॉज। और फिर इसके बाद बिफोर BEFORE बिफोर। फिर इसके बाद हम देखेंगे अनटिल हम देखेंगे व्हेन, हम देखेंगे वंस, हम देखेंगे व्हाइल, हम देखेंगे हैविंग। और ये जो जितनी भी है 5 6 7 8 तरीके की, इनको इनमें देखेंगे और इनमें हम वेरिएशंस को भी देखेंगे। तो सबसे पहली है उससे स्टार्ट करते हैं, वो है आफ्टर की क्लॉज। ठीक है, एक सेंटेंस के अंदर कम से कम एक क्लॉज, एक जो है आपको स्टेज मिलेगी। आप एक स्टेज को एक सेंटेंस में लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि एक कोई भी सेंटेंस है वो कम से कम एक इंफॉर्मेशन को अपने अंदर रखता है। तो वो एक इंफॉर्मेशन, वो जो डाटा का जो एक पीस है जो उस सेंटेंस के अंदर है, उसमें आप पूरी की पूरी स्टेज के बारे में भी लिख सकते हो। तो जो हमारी जो पहली फॉर्मेशन है वो है आफ्टर के साथ। हम आफ्टर में यहाँ पे एक स्टेज यहाँ पे लिखेंगे और दूसरी हम लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ S1V1 जो है ये सेंटेंस नंबर 1 है, S2V2 है ये सेंटेंस नंबर 2 है। तो S1V1 में एक कोई स्टेज है, S2V2 में दूसरी स्टेज है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो मैं यहां पे लिखता हूं आफ्टर the milk is packed and labeled, it is delivered। अभी आप देखिए ये जो है एक सेंटेंस है, दूध के पैक और लेबल किए जाने के बाद, दूध को पैक और लेबल किए जाने के बाद उसको डिलीवर कर दिया जाता है, उसको भेज दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो है पैसिव में है। अभी ये जो सेंटेंस है S1V1 मैंने लिखा है, अब ये एक्टिव में भी हो सकता है, पैसिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ये हमने लास्ट लेसन में हमने डिस्कस किया था, लेसन नंबर 22 में, कि अगर प्रोसेस जो है उसकी जो स्टेज है अगर वो मैन मेड है तो वो पैसिव में होगी, अगर वो नेचुरल है तो वो एक्टिव में होगी। अभी ये जो स्टेज है जो यहाँ पे जो हमने एग्जांपल ली है, ये एक मैन मेड प्रोसेस है, आर्टिफिशियल प्रोसेस है जो कि इंसानों के द्वारा किया जाता है, तो इसीलिए पैसिव में है। तो पैसिव की आपको ऑलरेडी फॉर्मेशन हमने लास्ट लेक्चर में कवर की है। जिन भी स्टूडेंट्स ने लास्ट लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लीज उसको जाके देख लीजिए, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो पैसिव की जो पहचान है वो है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये देखिए यहाँ पे इज एम आर वॉज वर जो कि बी की फॉर्म्स हैं, यहाँ पे ये रहा बी और प्लस यहाँ पे ये जो है ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैक्ड ये थर्ड फॉर्म है, लेबल थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है। तो ये काम किया जा रहा है, मतलब कि मिल्क को, दूध को पैक किया जा रहा है, लेबल किया जा रहा है। तो दूध को पैक और लेबल किए जाने के बाद, आफ्टर का मतलब किए जाने के बाद, उसको, इट का मतलब क्या है, उसको, दूध को डिलीवर कर दिया जाता है। ये भी पैसिव है, ये भी बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। काम किया जा रहा है, डिलीवर किया जा रहा है, डिलीवर हो नहीं रहा, डिलीवर किया जा रहा है। तो समझ में आ गया होगा आपको।
तो यहां पे दो स्टेजेस हैं। जब भी आप प्रोसेस डायग्राम को लिखेंगे, तो ये एक बहुत अच्छा टिप मैं आपको दे रहा हूं, जब भी आप प्रोसेस डायग्राम को लिखेंगे तो जो भी दो, कम से कम दो स्टेजेस को एक साथ लिखिए, इजंट इट। तो कौन सी स्टेज पहले है, बाद में है, बराबर है, जहां फिर एक स्टेज जब तक कंप्लीट नहीं होती तब तक दूसरी स्टेज स्टार्ट नहीं होती है, जहां फिर खत्म नहीं होती है। तो ये जो है कंडीशंस जितनी भी मैंने आपको बताई है, रियल की 3 और एक जो है जो कंडीशनल है, वो सब की सब जो भी लिखोगे आप कंप्लेक्स सेंटेंसेस के अंदर लिखोगे, सेंटेंसेस को जोड़ के लिखोगे, जिसमें अभी आप ये देखिए, ये जो आफ्टर की ये को टाइम क्लोज बोलते हैं, है तो ये एक कंप्लेक्स सेंटेंस है जिसमें दो सेंटेंस हैं और हर एक सेंटेंस में एक एक स्टेज है। ठीक है जी, आप समझ गए होंगे। तो ये जो है हम एक एक एग्जांपल कम से कम सबकी करेंगे। ठीक है जी, तो ये जो होगी ये आफ्टर के साथ, आफ्टर द मिल्क इज पैक्ड एंड लेबल्ड इट इज डिलीवर्ड। अभी इसी सेंटेंस में से हम नेक्स्ट एक और सेंटेंस को ड्राइव करते हैं, बनाते हैं। ठीक है जी, अभी आप एक और सेंटेंस अभी आप नेक्स्ट देखिए। ठीक है, यहां पे भी मिल्क लिखा हुआ है और ये जो इट है, इट ये भी किसके लिए है, ये भी मिल्क के लिए है, जो कि सब्जेक्ट में है। आप देख पा रहे हो, ये जो है इस सब्जेक्ट के लिए, ये जो इट है, मिल्क जो है लगाया हुआ है, वो उसके लिए है। ठीक, तो हम क्या करते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है इसको सिर्फ एक बार यूज करते हैं। तो ये जो मेन जो हमारे पास जो आफ्टर के बाद जो सब्जेक्ट आ रहा है, हम इसको अगर हटा दें, अगर मैं यहां पे लिखता हूं आफ्टर, देखिए आफ्टर, ठीक है, अभी इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो इसके आगे जो भी है, इसके आगे इज है, इज बी की फॉर्म है, इसके साथ आईएनजी लगा दीजिए, इसके साथ आईएनजी प्लस हो जाएगा। तो ये जो है इज के साथ आईएनजी तो कभी लगता नहीं है इज, लेकिन ये बी की फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी लगाएंगे तो ये बन जाएगा बीइंग, ये बन जाएगा BEING, बीइंग। आप समझ गए होंगे। ठीक है, मैं आपको दो तरीके से समझाता हूं। ठीक है, एक तो क्या किया मैंने, ये आईएनजी लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि यहां पे जो आफ्टर है, ठीक है, आफ्टर के बाद अगर कोई भी वर्ब आएगी तो उसके साथ आईएनजी लगेगा, जिसको हम बोलते हैं जेरंड, जिसको जो कि नाउन का ही रूप है, फॉर्म है, इजंट इट। तो ये आफ्टर प्लस जेरंड की फॉर्मेशन है। और ये फॉर्मेशन कैसे बनी, ठीक है, आफ्टर और ये इसके आगे जो भी वर्ब है उसके साथ आईएनजी लगेगा। आगे मुझे इस दिख रहा है, इसके साथ आईएनजी लगाया, इसके साथ आईएनजी नहीं लगता है, तो ये जो है वो बी की फॉर्म है, तो उसका क्या बीइंग, उसके आगे जो कुछ भी है वो सब कुछ आप वैसे का वैसा ही लिख दीजिए। यहां पे आ जाएगा आफ्टर बीइंग पैक्ड एंड लेबल्ड। अभी यहां इट की जगह पे लिखिए द मिल्क, क्योंकि हमें यहां पे सब्जेक्ट हमने निकाल दिया। अभी बताना है कि किसकी बात हो रही है, मिल्क की बात हो रही है। मैं यहां पे लिखूंगा द मिल्क इज DELIVERED, डिलीवर्ड। तो ये जो सेकंड सेंटेंस आप देख पा रहे हो, आफ्टर बीइंग पैक्ड एंड लेबल्ड द मिल्क इज डिलीवर्ड, इसका मतलब है पैक और लेबल किए जाने के बाद दूध को डिलीवर कर दिया जाता है। पैक और लेबल किए जाने के बाद, इसका मतलब ये, जबकि ऊपर वाले सेंटेंस का मतलब क्या था, दूध को पैक और लेबल किए जाने के बाद इसको डिलीवर कर दिया जाता है। और यहां पे किया पैक और लेबल किए जाने के बाद, ऊपर था दूध को पैक और लेबल किए जाने के बाद। तो ये फर्क है, आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैं अगर इसकी फॉर्मेशन बताऊं, ये जो सेकंड सेंटेंस हमने लिखा, ये असल में आफ्टर प्लस जिरंड है, GERUND, जिरंड। ये जो जिरंड का मतलब, ये जो बीइंग लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो है, जो फॉर्म जो बनती है वो जिरंड की फॉर्म होती है। तो यहाँ पे पैसिव जिरंड है ये, isn't it? Being packed, being labeled, इनको दोनों को मिला के जिरंड है। ओके, तो ये होगी दो फॉर्मेशन। आपको अगर ग्रामर की टर्मिनोलॉजी नहीं भी याद रखनी, क्या जिरंड होता है, कौन सी क्लॉज होती है, कोई बात नहीं, लेकिन आप सीधा जो सेंस वाइज ये चीज आपको याद कम से कम रख लीजिए। ठीक है, कि यहाँ पे लिखा कैसे जा रहा है,
ठीक है, मतलब को समझ के आप उस फॉर्मेशन को याद रखिए। ठीक है, और ये जो बीइंग है कैसे लगाया, क्योंकि मैंने यहाँ सब्जेक्ट उड़ा दिया, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट दोनों के सेम थे। ये जो इट है ये भी मिल्क के लिए ही है। अगर सब्जेक्ट सेम हो तो पहला सब्जेक्ट को उड़ा दिया जाता है, खत्म कर दिया, निकाल दिया जाता है, और उसके बाद जो भी वर्ब उसके सामने होती है उसके साथ आईएनजी लगा दीजिए। तो आपको समझ में आ गई होगी ये सेकंड फॉर्मेशन। ये जो सेकंड फॉर्मेशन है ये फर्स्ट फॉर्मेशन से ज्यादा मार्क्स देगी आपको, ये उससे ज्यादा अच्छी है। बात समझ में आ गई। अभी मैं आपको तीसरी बताता हूं, वो है बिफोर के साथ, वो होगी बिफोर के साथ। अभी बिफोर के साथ देखिए, नंबर 3 मैं अभी बिफोर के साथ बोलता हूं, BEFORE बिफोर। अभी जब आप बिफोर के साथ लिखोगे तो ये जो पीछे वाली स्टेज है, हमने सेंस चेंज नहीं करनी, इस स्टेज से पहले ये स्टेज होती है, यही है ना, दूध को डिलीवर करने से पहले उसको पैक और लेबल किया जाता है, ऐसा ही है ना। तो मैं इसको जो सेकंड स्टेज जो हमने लिखी थी ऊपर, उसको मैं आगे लिखूंगा। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखूंगा बिफोर द मिल्क इज डिलीवर्ड, DELIVER, मिल्क इज डिलीवर्ड। ठीक है, इट इज पैक्ड एंड लेबल्ड। तो इसको पैक और लेबल कर दिया जाता है। द बिफोर द मिल्क इज डिलीवर्ड, ठीक है, को डिलीवर करने से पहले उसको पैक एंड लेबल कर दिया जाता है। तो जस्ट आफ्टर में जो था वो दोनों के दोनों जो सेंटेंसेस है उसको हमने आगे पीछे कर दिया, आगे लगा दिया बिफोर। बिल्कुल क्लियर है। और जैसे हमने, ठीक है, यहां पे जिरन लगाया था, यहां पे भी लगा सकते हैं। तो जो फोर्थ फॉर्मेशन जो हमारी बन रही है वो क्या बनेगी, ये बिफोर को तो आप बिफोर ऐसे ही लिख दीजिए, बिफोर। ये जो तो मिल्क है, मिल्क एंड इट, ये दोनों जो है वो सेम है। ठीक है, मिल्क और इट ये दोनों सेम है ना। तो ये जो मिल्क को हम अगर मैं हटा दूंगा तो ये जो है बी वर्ब, इस जो है बी की फॉर्म है, इसके साथ आईएनजी लग जाएगा, तो यहां पे बन जाएगा बीइंग। थर्ड ये हो गया DELI, बिफोर बीइंग डिलीवर्ड। कौन क्या है, द मिल्क इज पैक्ड एंड लेबल्ड, पैक्ड एंड लेबल्ड। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक सेंटेंस आपको अगर पता है जो कि कोई मुश्किल नहीं है, उसके साथ ही आप बाकी सेंटेंस को डिराइव कर सकते हो। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एक स्टेज के बाद दूसरा काम हो रहा है, आप ये भी लिख सकते हो कि इस स्टेज के पहले, ठीक है, ये काम हो रहा है। तो और उसके बाद उसमें जो है आपको दोनों में एक एक और वैरायटी जेरेंड की भी आपको दिखा दी है। तो एक तो हो गया हमारे पास ये जो है 4 सेंटेंसेस, एक 2 सेंटेंसेस हो गए आफ्टर के, 2 हो गए बिफोर के। ठीक है ना। अभी इसी में से ही मैं आपको नेक्स्ट जो है वंस एंड व्हेन, उनको भी बता देता हूं। ठीक है, क्योंकि व्हेन और वंस ये जो है ये भी टाइम के क्लॉजेस में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, अभी जैसे मैंने अभी आफ्टर का बताया था आपको, मैं उसको दोबारा लिख रहा हूं, आफ्टर द मिल्क इज पैक्ड एंड लेबल्ड, इट इज DELI। ये वाला सेंटेंस जो है आपको अभी अभी समझाया। अभी आफ्टर के साथ जी है ना, अभी मैं क्या करता हूं कि आफ्टर के साथ जहां पे आफ्टर लगा है इसकी जगह पे हम लगा रहे हैं वंस। क्या लगा रहे हैं, ONCE, वंस। जब आप वंस लगाओगे तो आप याद रखना कि ये जो वंस है ये टाइम के लिए एग्जैक्ट है, तो ये टाइम के लिए क्या बोलते हैं, टाइम की क्लॉज में यूज होता है। ठीक है, जैसे कि आफ्टर था, इसका तो क्लियर मीनिंग था कि बाद में, बिफोर का क्लियर मीनिंग है पहले, लेकिन वंस जो है इसका क्लियर मीनिंग नहीं है कि ये बाद में बताएगा कि पहले बताएगा, इजंट इट। तो जब 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 पहले के बाद में कुछ पता नहीं चलता है, तो ये जो वंस है जहां फिर व्हेन, दोनों का केस सेम है, चाहे वंस ले लो चाहे आप व्हेन ले लो, दोनों का केस सेम है, चाहे वंस है चाहे व्हेन है, इन दोनों के केस के अंदर। ठीक है, आपको जो वर्ब है, यहां पे जो वर्ब है
ये वर्ब बताएगी कि पहले कौन सा लेना बाद में कौन सा लेना। मतलब कि आपको परफेक्ट टेंस यूज करना है। जिस भी क्लॉज के अंदर, जिस भी स्टेज, जिस भी सेंटेंस के अंदर आप परफेक्ट टेंस यूज करोगे, वो सेंटेंस पहले हो चुका है, उसमें जो भी काम है वो पहले किया जा चुका है या हो चुका है। ठीक है ना। और दूसरा जो है, अभी जैसे कि मैं यहां पे क्या लिखूंगा, द मिल्क इज, अगर मैंने आफ्टर को वंस में चेंज कर दिया तो ये हो जाएगा द मिल्क। अभी यहां पे जो इज है इसको परफेक्ट में लिखिए आप। ठीक है, तो मैं लिखूंगा द मिल्क हैज बीन। ठीक है, हैज लग गया और फिर इसका जो थर्ड फॉर्म क्या है, क्योंकि ये बी की फॉर्म है तो इसका बन गया बीन। तो द मिल्क, वंस द मिल्क हैज बीन, आगे पैक्ड एंड लेबल्ड, सेम ऐसे ही लिखूंगा मैं। ठीक है, पैक्ड एंड लेबल्ड। ठीक है जी। सो आगे वो सेम, इट इज डिलीवर्ड, इट इज DELIVER। अभी आप देखिए, ये जो है ये परफेक्ट टेंस में है, ये जो है ये परफेक्ट इन्फिनिटिव, ये जो है ये परफेक्ट में है। ठीक है, और इधर जो है ये सिंपल इंडेफिनिट टेंस के अंदर है। ठीक है, तो जो परफेक्ट वाला जो काम है ये पहले हो चुका है। ठीक है, और जो पैक और लेबल जो है ये पहले कर दिया जा चुका है और उसके बाद फिर उसको डिलीवर किया गया है। तो यहां पे हम, चाहे मैं वंस लगा रहा हूं चाहे मैं वेन लगा रहा हूं, दोनों केस के अंदर मैं बोल रहा हूं वंस और वेन। वंस द मिल्क हैज बीन पैक्ड एंड लेबल्ड। ठीक है, जब मिल्क को पैक और लेबल किया जाता है, मतलब जा चुका होता है, उसको डिलीवर कर दिया जाता है। ठीक है जी, तो ये आपको भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैं यहां पे आपको एक बात और बता दूं कि ये जो सेंटेंसेस हैं, वंस का, आफ्टर का, बिफोर का, इसको आप आगे पीछे भी लिख सकते हो। ठीक है, मतलब ये वाली क्लॉज आगे लेके आ जाओ और ये वाली क्लॉज को आप पीछे ले जाओ। ठीक है, मैं आपको ये यहीं पे क्लियर कर देता हूं। जैसे कि आफ्टर वाला सेंटेंस है, यहां पे हम लिखते हैं, इसको आगे लिख देता हूं, मैं लिख दूंगा द मिल्क। अभी जो आगे लिखूंगा तो मैं कंप्लीट लिखूंगा। ठीक है ना, द मिल्क इज डिलीवर्ड, और ये आफ्टर वाला पीछे, आफ्टर, और यहां पे कोई कॉमा नहीं आएगा फिर। ठीक है ना, आफ्टर इट इज पैक्ड एंड लेबल्ड। अभी ये दोनों सेंटेंस जो हैं, कुछ नहीं किया, सेंटेंसेस को बस आगे पीछे किया है, और जो आफ्टर वाला जो है इसको हमने पीछे रख दिया और ये डिलीवर्ड वाला जो है उसको हमने आगे ले लिया। ऐसे ही मैं इसके साथ भी हम लोग कर सकते हैं। इसमें भी हम लिख सकते हैं द मिल्क इज डिलीवर्ड वंस और व्हेन, दोनों में से कोई भी, व्हेन it has been packed and labeled। ठीक है जी, तो कुछ नहीं किया, इसको आगे ले लिया और उसको पीछे कर दिया। आपको ये भी अच्छी तरह से फॉर्मेशन समझ में आ गई। इसको ये समझ में आ गई तो ये समझ में आ ही जाएगी। अक्सर हम लोग आफ्टर और वंस वाली जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है इसको हम आगे ही रखते हैं। ठीक है, इसको, ये जो टाइम की जो क्लॉज है जिसमें ये टाइम का एलिमेंट लगा हुआ है, वंस लगा है, आफ्टर लगा है, इसको हम आगे ही रखते हैं क्योंकि हमारा ध्यान जो है वो इसी के ऊपर होता है कि बाद क्या हुआ, से पहले क्या हुआ। तो इनको हम पहले ही अक्सर लिखते हैं, लेकिन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि वो पीछे और ये आगे। ठीक है जी, आपको क्लियर हो गया। अभी आप देखिए हमारे पास, ठीक है, 4 हमने पहले की और ये 5वीं वंस के साथ। ठीक है, और वेन भी इसके साथ ही लगा लीजिए आप, छठी, तो ये भी साथ में हो गई है आपके पास। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट जो क्लॉज बनाते हैं उसको देखते हैं। हम एक ही सेंटेंस को लेके उसी में से बाकी सारी की सारी ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है, हमने जो मेन सेंटेंस आफ्टर को लिया, आफ्टर से ही बिफोर का बनाया, आफ्टर से ही वंस का बनाया, वेन का बनाया, अब आफ्टर से ही नेक्स्ट जो है उसको हैविंग का बनाते हैं, वो कैसे बनेगी। ठीक है, अभी यहां पे मैं दोबारा क्लॉज लिख रहा हूं, आफ्टर द मिल्क इज पैक्ड एंड लेबल्ड इट इज डिलीवर्ड। ओके जी,
हो गया। अभी मैं क्या कर रहा हूं, ये चीज बताने के लिए, ठीक है, ये चीज बताने के लिए कि कौन सा काम पहले हुआ है, उसके लिए अभी आफ्टर बिफोर इनकी यूज नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ वर्ब का यूज करते हैं विदाउट सब्जेक्ट। अगर आप परफेक्ट टेंस विदाउट सब्जेक्ट यूज कर रहे हो तो उसको हम यूज करेंगे हैविंग के साथ। किसके साथ यूज करेंगे? हैविंग के साथ। आप इस तरीके से भी सोच सकते हो कि ये जो आफ्टर है इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं, इसका जो मीनिंग वाइज भी ये जो है जो रिप्लेस हो रहा है वो हैविंग, ठीक है, हैविंग के साथ रिप्लेस हो रहा है, ये हैविंग, ठीक है जी। और भैया क्योंकि ये हैव जो है ये हैव की फॉर्म है, और इसके बाद, ठीक है, मैं सब्जेक्ट इसमें नहीं ले रहा, ठीक है, इसके बाद जो भी ये जो है वर्ब है इसके साथ ये जो है ये थर्ड फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हैव लगा हुआ है, ये बन जाएगा बीन, हैविंग बीन। बाकी सबका सब सेम के सेम का सेम, हैविंग बीन पैक्ड एंड लेबल्ड द मिल्क इज, यहां पे आप लिखो पूरा, ठीक है, द मिल्क इज डिलीवर्ड। तो आपको समझ में आ गया ये जो है हैविंग जो है, इस हैविंग को हमने कैसे लिखना है, ठीक है। मैं बात दोबारा बता दूं, आफ्टर को हैविंग के साथ मैंने रिप्लेस किया, और उसके आगे जो भी वर्ब आ रही है उसकी थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैव के साथ थर्ड फॉर्म होती है, उसके आगे क्योंकि हमने इसको इलिमिनेट कर दिया सब्जेक्ट को, वर्ब जो आ रही है उसके उसको बना दिया बीन, ठीक है। ये जो है आप, ठीक है, मैं तो इससे बनाया, आप अगर आप देखो इसी से ही वेंस, वेन और दूसरी भी बन सकती है, वंस वाली भी बन सकती है। अगर मैं इसको लिख दूं वेन की जगह पे, ठीक है, देखिए आप दोबारा वेन, और ये द मिल्क दोबारा ले लेते हैं, द मिल्क, ये जो हैविंग है ये बन जाएगा हैव नहीं हैज, ठीक है, मिल्क के हिसाब से, क्योंकि मिल्क जो है, ठीक है, उसको बन जाएगा हैज बनेगा, ठीक है क्योंकि ये जो मिल्क जो है ये अनकाउंटेबल है, इसको हम सिंगुलर मान के चलेंगे, तो इसलिए ये जो है सिंगुलर वर्ब जो है हैज लगेगी इसके साथ। व्हेन द मिल्क हैज बीन, आगे पूरा पूरा वही, ठीक है ना, पैक्ड एंड लेबल्ड इट इज करके आगे सेम का सेम। अभी वही देख लीजिए, ये जो व्हेन है या वंस है, वहां से ड्राइव कर लीजिए चाहे उल्टा ड्राइव कर लीजिए, इजंट इट। तो ये सब की सब जो है आपको फॉर्मेशंस पता चल रही हैं। ये जो फॉर्मेशन जो होगी हमारी, पहले 6 फॉर्मेशन हो गई थी, अभी आप देख लीजिए ये जो हमारी ये 7th फॉर्मेशन जो आपके सामने हो चुकी है। इसके बाद हैविंग के बाद अब हम देखते हैं फॉर्मेशन, दो काम है जब दोनों के काम एक साथ होते हैं। हमने देखी आफ्टर, एक के बाद दूसरा, हमने देखी बिफोर कि एक से पहले, ये इससे पहले दूसरा, फिर इसके बाद हैविंग जो है ये भी बाद वाली है, स्ट्रक्चर है। अब हम देखेंगे दोनों काम अगर एक साथ हो रहे हैं तो उस टाइम पे हमने क्या करना है, ठीक है। अभी दोनों काम जब एक साथ हो रहे हैं उस टाइम पे हम जब यूज करते हैं वो करेंगे एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम एज। अभी आप देखिए ये फ्रेज है, पूरा का पूरा फ्रेज, ये पूरा का पूरा फ्रेज हम यूज करेंगे एट द सेम टाइम एज, ठीक है। होगा क्या, यहां S1 V1, एक सेंटेंस इधर होगा, दूसरा सेंटेंस इधर होगा, ठीक है, एक स्टेज उधर होगी, दूसरी स्टेज इधर होगी, ये दोनों स्टेज एक ही समय पे जो है प्रोसेस में हो रही हैं, तो हम उसको लेंगे एट द सेम टाइम एज, इजंट इट। तो वो अभी सेंटेंस कैसे होगा, अभी इसको ये एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है। द ठीक है, या फिर आप ऐसे लिखिए, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। काउज आर मिल्क्ड, ठीक है, जो गायें हैं उनसे दूध निकाला जाता है, ठीक है, तो गाय का दूध निकाला जा रहा है, काउज आर मिल्क्ड, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा एट द सेम टाइम एज, एट द सेम टाइम एज, जो हम अभी नेक्स्ट स्टेज लिखते हैं इसके बाद, एट द सेम टाइम एज द होल्डिंग
टैंक्स आर प्रिपेयर्ड। अभी ये होल्डिंग टैंक्स जिसमें दूध को रखा जाता है, बड़े बड़े ढोल, दूध के ढोल, तो उनको रेडी किया जाता है, उनको तैयार किया जाता है, उनको प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, उनको प्रिपेयर किया जाता है, पैसिव में है, ठीक है, और यहां पे दूध निकाला जाता है। तो ये दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप देखो यहां पे हो गया ये S1, ये हो गया V1, इधर आप देखिए ये हो गया S2, ये हो गया V2, और यहां पे हमने बीच में ये लिख दिया एट द सेम टाइम एज, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, गाय से दूध निकाला जाता है उसी समय जब होल्डिंग टैंक्स को प्रिपेयर किया जाता है। समझ में आ गया जी? ओके, ये जो पूरा का पूरा ये जो लिखा हुआ था एट द सेम टाइम एज, इसको आप जस्ट रिप्लेस कर दीजिए वाइल के साथ। किसके साथ? वाइल के साथ आप रिप्लेस कर सकते हो। पढ़ के देखिए, काउज आर मिल्क्ड वाइल द होल्डिंग टैंक्स आर प्रिपेयर्ड, ठीक है। अच्छा, ये जैसे हम आफ्टर को बिफोर को आगे पीछे लिख सकते हैं, तो यहां पे भी हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो है इसको आप आगे लिख दीजिए, मैं यहां पे इसको लिख सकता हूं वैसे, वाइल द होल्डिंग टैंक्स आर प्रिपेयर्ड, ठीक है, काउज आर मिल्क्ड, ठीक है। ये जो वाइल है इसको आप ये वाली जो है पूरा वैसे सामने यहां से स्टार्ट कर दे। जब होल्डिंग टैंक्स को प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, तो गाय से दूध निकाला जाता है। तो जब ये काम होता है ये काम भी होता है, ये काम किया जाता है ये काम भी किया जाता है, ठीक है जी। सो इसकी जगह पे आप एट द सेम टाइम एज करके लिख सकते हो। इसकी जगह पे आप लिख सकते हो एट द सेम टाइम एज, ये जो है इसकी जगह पे आप लिख दीजिए। इसके बाद वही एट द सेम टाइम एज द होल्डिंग टैंक्स आर प्रिपेयर्ड काउज आर मिल्क्ड, ठीक है जी। तो एक काम जब होता है किया जाता है, दूसरा काम भी किया जाता है। तो ये जो हो गया एट द सेम टाइम एज एंड वाइल कहां पे लगता है, कैसे लगता है, ये भी आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो अब जो बच गई है, जस्ट एक और कंडीशन बच गई है, ठीक है जी। वो है कि जब तक ये काम एक काम नहीं होता तो दूसरा काम भी नहीं होता, ठीक है जी। ये जो है 7 हमारी हो गई थी, तो ये जो है ये हो गई हमारा 8वीं, ठीक है जी। ये हमारी 8वीं है, ये 9th है जो वाइल के साथ है, एंड एट द सेम टाइम इसको भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है जी। तो इसके बाद हम कर रहे हैं हमारी लास्ट 10वीं, अनटिल टिल को यूज जब आप करते हो, ठीक है। अनटिल अभी जो है उसको पहले हम सीधा एक सेंटेंस के साथ देखते हैं। stored until it is ready to be delivered। अभी आप देखिए यहां पे हमने जो है until को यूज किया। एक स्टेज ये रही कि दूध को स्टोर किया जाता है जब तक कि, ठीक है, वो रेडी नहीं होता, ठीक है, until it is ready, जब तक कि वो रेडी नहीं होता, किसके लिए? टू बी डिलीवर्ड, डिलीवर किए जाने के लिए रेडी नहीं है, isn't it? तो दूध को तब तक स्टोर किया जाता है जब तक कि वो रेडी नहीं होता डिलीवर किए जाने के लिए, ठीक है। तो अनटिल है ये, टिल द टाइम। तो आपको समझ में आ गया। एक जो अभी उसको स्टोर किया जाता है, अभी वो स्टोर थोड़े समय के लिए भी हो सकता है, बहुत ज्यादा समय के लिए भी होता है, दिनों के लिए भी हो सकता है, घंटों के लिए भी हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है, ठीक है ना, जब तक कि वो रेडी नहीं हो जाता, क्या दूध रेडी नहीं हो जाता डिलीवर किए जाने के लिए, तब तक उसको स्टोर करके रखा जाता है। तो ये जो है, ये जो कंडीशन है, ठीक है ना, ये कंप्लीट होगी कब? वो इसके ऊपर डिपेंड करती है कब कंप्लीट होगी, ठीक है। जब तक कि वो रेडी नहीं हो जाता तब तक उसको स्टोर करके रखा जाएगा। तो एक कंडीशन जब तक कंप्लीट नहीं होती तब तक दूसरी स्टार्ट नहीं होती, जब उसको वैसे ही उसको वो जो दूसरी है वो खत्म नहीं होती, जैसे भी है वो दूसरी पहली कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है। तो
उस कंडीशन में हम अनटिल या टिल जैसे वर्ड्स को हम यूज करते हैं। तो ये होगी हमारी 10th फॉर्मेशन। ओके जी, तो हमने किया बिफोर को, आफ्टर से स्टार्ट किया, आफ्टर को किया, आफ्टर प्लस जेरंड किया, बिफोर प्लस जेरंड किया, हैविंग किया, वंस किया, व्हेन किया, एट द सेम टाइम एज किया, वाइल किया, और उसके बाद सबसे लास्ट में हमने टिल अनटिल किया। ठीक है जी, तो ये 10 फॉर्मेशन हो गई। इसको अच्छी तरीके से देखिए, और ये हमने यूज करनी होती है जब हम इसलिए बोल रहे हैं कंप्लेक्स सेंटेंस यूज करने हैं, दो सेंटेंस एक साथ जोड़ जोड़ के यूज करने हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में इन्हीं फॉर्मेशन को यूज करके हम रिस्पॉन्स लिखेंगे भी। ठीक है, तो एक जो है प्रोसेस डायग्राम के ऊपर पूरा रिस्पॉन्स पूरा का पूरा जो है BP1 BP2 हम लिखेंगे इन्हीं फॉर्मेशन को यूज करके। तो नेक्स्ट वाली जो क्लास आने वाली है उसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। पहले ये वाली फॉर्मेशंस अपना नोट्स बना लीजिए, अच्छी तरीके से देख लीजिए कैसे यूज करनी है, और हम इसको प्रैक्टिकली यूज भी करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। और अब हम देखते हैं टाइम ट्रांजिशंस। जो टाइम ट्रांजिशंस हैं, इसका हमने एक टेबल देखा था हमने अपने लास्ट क्लास के अंदर। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि हम दो सेंटेंसेस के बीच में लगाते हैं या फिर वो सेंटेंस से पहले लगाते हैं। मेरे सेंटेंस का कहने का मतलब है जो भी स्टेज आप लिख रहे हो उस स्टेज से पहले लगाओगे या फिर दो स्टेजेस के बीच में आप इन वर्ड्स का यूज करते हो। ये जो है सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस, ये हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। जो मैंने आपको अभी 10 सेंटेंसेस बताए हैं वो इन्हीं को यूज किया था हमने। ठीक है, आफ्टर, बिफोर, अनटिल, वंस, व्हेन, हैविंग, एट द सेम टाइम एज एंड व्हाइल। सो ये वाला पार्ट जो है ये अब हम कंप्लीट कर चुके हैं। इनसे हमने फुल सेंटेंस बनाए थे, कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस इनको हमने यूज करके फुल सेंटेंसेस बनाए थे, टाइम की क्लॉजेस देखी थी। तो ये जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है वो हम ये कर चुके हैं ऑलरेडी 10 सेंटेंसेस। हाँ, ये जो है ऑलरेडी जस्ट ये बताने के लिए कि ये पहली स्टेज है, दूसरी स्टेज है, ये लास्ट स्टेज है, इसके बाद की स्टेज है। तो ये सभी जो है उसके लिए हम यूज करते हैं फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, फोर्थली, फाइनली, लास्टली, और बाद वाली बताने के लिए हम लिखते हैं आफ्टर दिस, आफ्टर दैट, देन, नेक्स्ट, फॉलोइंग दिस। ये सभी जो वर्ड्स हैं जो है हम जस्ट सेंटेंस के आगे, स्टेज के आगे जस्ट लिखते हैं, जस्ट ये बताने के लिए कि अब ये जो स्टेज है टाइम, इससे पहले वाली जो स्टेज है उसके हिसाब से ये किस पोजीशन पे है, तो उसको कैसे यूज करना है अब हम थोड़ा सा उसको देखेंगे इस चार्ट के अंदर। बहुत आसान है, सिंपल, फर्स्ट लिखा, कॉमा लगाया, आगे सेंटेंस लिख दिया। ठीक है, सेंटेंस पढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट, द काउज ग्रेज्ड इन द फील्ड। जो भी सेंटेंस है, जो भी स्टेज है, द काउज ग्रेज इन द फील्ड, जो गायें हैं वो चरती हैं खेतों में। ठीक है, तो सबसे पहले इसका मतलब क्या है, जस्ट फर्स्ट मतलब सबसे पहले, मतलब यहां से प्रोसेस स्टार्ट होता है, ये सबसे पहले वाली स्टेज है। ठीक है, मान लीजिए आपने आफ्टर दैट लिखना है, उसके आगे क्या हो रहा है, आफ्टर दैट द मिल्क इज पास्चराइज्ड। उसके बाद, आफ्टर दैट का मतलब क्या है, उसके बाद। तो कोई पहली जो स्टेज आपने लिखी है उसके बाद वाली स्टेज आप लिख रहे हो, तो जस्ट आप क्या लिख रहे हो, फुल स्टॉप के बाद पहले से लिख चुके हो, वहां पे फुल स्टॉप आ चुका है, इसके बाद लिखोगे आप आफ्टर दैट, कॉमा लगाएंगे, आगे आप जो भी स्टेज है सेंटेंस में लिख देंगे। ठीक है जी, आफ्टर दैट द मिल्क इज पास्चराइज्ड। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज जो है वो है क्या है, जैसे मान लीजिए कि मिल्क इज पास्चराइज्ड, मिल्क को पास्चराइज किया जाता है। आप आफ्टर दैट की जगह पे आफ्टर वर्ड्स भी लिख सकते हो, एक ही मतलब है। आप देन भी लिख सकते हो, नेक्स्ट भी लिख सकते हो, फॉलोइंग दिस भी लिख सकते हो, इन सब का मतलब एक ही है। देखिए, आफ्टर वर्ड्स, देन, नेक्स्ट, फॉलोइंग द मिल्क इज पास्चराइज्ड, मिल्क इज पास्चराइज्ड, मिल्क इज पास्चराइज्ड। मतलब ये है कि ये आपके पास वोकैबुलरी में रेंज आ गई। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वहां पे जस्ट अगला लिखना है, जब नेक्स्ट लिखना है तो उनके पास जस्ट एक दो ही वर्ड्स रहते हैं। आमतौर पे सबसे ज्यादा यूज करते हैं देन, देन, बस देन ही लिखेंगे वो। तो वो जो वर्ड है इतना रिपीट कर देंगे वो, तो उसके साथ जो है वोकैबुलरी में उनके मार्क्स लूज कर जाते हैं वो। तो आप देन का मतलब है आफ्टर दिस, आफ्टर दैट। आप लिख सकते हो आफ्टर वर्ड्स, आप लिख सकते हो फॉलोइंग दिस, आप लिख सकते हो नेक्स्ट। ठीक है, तो ये कुछ आपके पास वोकैबुलरी के अच्छे वर्ड्स आ गए हैं, इनको भी प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए।
और बाकी जो आपको इससे पहले जो पूरा का पूरा टेबल दिखाया था, इनकी अभी दोनों साइड्स हो चुकी हैं। मैंने आपको सेंटेंसेस भी बता दी है, इन वर्ड्स को भी आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए। तो ये आपके पास अच्छी खासी वोकैबुलरी है, वो भी आपके पास है। तो आपको वैसे तो पता चल ही गया होगा कि प्रोसेस डायग्राम में, ठीक है, ये जो टाइम की इंपॉर्टेंस कितनी है, बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हमने स्टेजेस को टाइम वाइज बताना होता है, किसके बाद कौन सी, किससे पहले कौन सी बराबर हो रही है, किसके जब तक एक नहीं होती तब तक दूसरी नहीं होती, तो पहली कौन सी है, लास्ट कौन सी है। तो ये जो सब कुछ हम बता रहे हैं, तो उनमें हम इनका यूज करते हैं, टाइम ट्रांजिशंस का यूज करते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉजेस का, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस का यूज करते हैं। ठीक है जी। तो ये जो लेक्चर है बहुत यूजफुल लेक्चर है, इसी हिसाब से हम लोग लिखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसेस डायग्राम को। इसी को प्रैक्टिकली आप यूज होते हुए देखेंगे, आपके ये कंसेप्ट और भी ज्यादा क्लियर होंगे। तो नेक्स्ट क्लास जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आप उसको स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। इनके आप अच्छी तरीके से नोट्स बना लीजिए। अगर आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को प्लीज रिकमेंड कीजिए, उनको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें मोटिवेशन मिलती है और अच्छे अच्छे आपके लिए लेक्चर्स बनाने के लिए। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।